नमस्कार, उत्तराखंड का एक खास बुलेटिन देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ शिपवन शर्मा। तो चलिए बिना किसी देरी के शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। देहरादून के गढ़ी कैंट क्षेत्र में रक्षाबंधन के उपलक्ष्य पर भव्य समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें कि प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी, केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, वहीं कृषि मंत्री गणेश जोशी सहित अन्य गणमान्य लोगों ने प्रतिभाग किया। इस अवसर पर केंद्रीय संस्कृति और पर्यटन मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि रक्षाबंधन जो कि पारिवारिक उत्सव है, उसे यहाँ सामाजिक उत्सव के रूप में विस्तार दिया गया है, जो अच्छी पहल है और ये पर्व प्रेम और संकल्प का प्रतीक है, जो बताता है कि समाज में हर नारी की रक्षा करना परिवार नहीं बल्कि पूरे समाज और देश के हर नागरिक का कर्तव्य है। मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि समारोह में वो मुख्यमंत्री नहीं बल्कि भाई के रूप में मौजूद हैं। सरकार ग्रामीण महिलाओं की आजीविका में वृद्धि के लिए जल्द ही जल सखी योजना शुरू करने जा रही है। इसके साथ ही पेयजल आपूर्ति का काम महिला स्वयं सहायता समूह को सौंपने की भी तैयारी की जा रही है। ग्रामीण क्षेत्रों में नए कनेक्शन, बिल वितरण, बिल वसूली और योजनाओं के रखरखाव का काम आउटसोर्स के आधार पर महिला स्वयं सहायता समूह को दिया जाएगा। समारोह में सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी घोड़ा प्रकरण को याद कर भावुक हुए। उन्होंने कहा कि पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने झूठे प्रकरण में उन्हें ये सोचकर जेल भिजवाया कि इससे उनकी छवि धूमिल होगी, लेकिन बहनों के आशीर्वाद से चुनाव में वो और अधिक मतों से उन्होंने जीत हासिल की। ये आपका मेरे पर विश्वास, ये आपका मेरे प्रति प्यार, ये आपका मेरे प्रति स्नेह, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं कैसे आपका आभार जताऊं। मुझे घटना याद आती है, अभी जब शेखावत जी बैठे थे उस घटना की चर्चा कर रहे थे, जब हरीश रावत जी ने मुझे एक झूठे घोड़े कांड में फंसाकर जेल भेज दिया था। हाँ, मैं आज इतना जरूर कहना चाहूंगा, आप सभी के प्रेम और आशीर्वाद से मुझे प्रदेश की और अधिक सेवा, अपनी बहनों के इस उत्साह और आशीर्वाद को देखकर हमेशा मुझे ऊर्जा मिलती है। बहनों, रक्षाबंधन का पर्व पारस्परिक प्रेम, स्नेह और विश्वास का प्रतीक पर्व होने के साथ ही हमें हमारे सामाजिक कर्तव्यों का बोध कराने वाला भी है, जो बहनों के प्रति हमारे कर्तव्यों की हमें हर वर्ष स्मरण कराता है, याद दिलाता है। आप सभी जानती हैं कि हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारी बहन बेटियों को सक्षम बनाने के लिए, आत्मनिर्भर बनाने के लिए, उनके जीवन को ऊपर उठाने के लिए निरंतर कार्य कर रहे हैं। जहां एक और बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना, सुकन्या समृद्धि योजना और उज्ज्वला योजना जैसी अनेक योजनाएं, उनके माध्यम से मोदी सरकार बेटियों को और महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने का प्रयास कर रही है। वहीं अभी नेहा जोशी ने कहा कि हमने भी आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में, उनकी प्रेरणा से 2022 के आम चुनाव में देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता से ये वचन उनके सामने रखा था कि नई सरकार का गठन होगा तो हम राज्य के अंदर हमारी महिलाओं के लिए जो 50% से जिनकी संख्या अधिक है, उस 50% से अधिक संख्या की बहनों के लिए, हमारी मातृशक्ति के लिए 100% का कानून लेकर आएंगे, समान नागरिक संहिता का कानून। हमने अपना वो वचन निभाया है। इसके साथ ही देश के अंदर 3 तलाक जैसी कुप्रथा का अंत करना हो, इसके साथ साथ नारी शक्ति बंधन अधिनियम, शौचालयों का निर्माण, आवास योजना के तहत महिलाओं को प्राथमिकता, मातृत्व अवकाश में वृद्धि तथा बेटियों के लिए सेना और सैनिक स्कूलों का रास्ता खुलवाकर उन्हें सशक्त बनाने का काम आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हो रहा है। तो मुझे लगा ये गणेश जोशी जी जो बात कहते हैं वो बात तो सही है, इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं। और इसी के चलते
अब की बार मुझे आप सबके बीच में आने का सौभाग्यपूर्ण अवसर मिला। मैं इस विहंगम दृश्य जो आज इतनी सारी बहनों की उपस्थिति में रक्षाबंधन उत्सव मनाया जा रहा है, मैं देख करके अभिभूत हृदय से गणेश जोशी जी को इस कार्यक्रम के लिए बहुत सारी बधाई देना चाहता हूं, इनका अभिनंदन करना चाहता हूं। ये बहुत बड़े विश्वास का प्रतीक ऐसा कार्यक्रम हो सकता है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सिंचाई विभाग के विभिन्न पदों पर चयनित 144 अभ्यर्थियों और उत्तराखंड परिवहन निगम में मृतक आश्रित कोटे के अंतर्गत 43 पात्र आश्रितों को नियुक्ति पत्र बांटे। मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री ने कुल 187 विभिन्न पदों पर चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरित किए, जहां मुख्यमंत्री धामी ने अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए चयनित अभ्यर्थियों से ईमानदारी, निष्ठा, पारदर्शिता और कर्तव्य निष्ठा के साथ काम करने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार ने लंबे समय से लंबित दिवंगत कर्मचारियों के आश्रितों को भी नियुक्तियां देने का काम किया है। बीते वर्ष 150 आश्रितों को और आज शेष 43 पात्र आश्रितों को भी नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए हैं। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार के प्रयासों से 2024 में निगम ने रिकॉर्ड 56 करोड़ रुपए से अधिक का लाभ अर्जित किया है। नलकूप मिस्त्री के प्रथम वरीयता प्राप्त श्री सौरभ से निवेदन की आप हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी एवं हमारे समस्त अतिथिगणों के कमरों से जो है हमारे परिवहन निगम में परिचालक के पद पे विसंगतियां आ गई थी, उसकी वजह से फ्री एंड फेयर सिलेक्शन। उत्तराखंड में 12 जिलों में हुए त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव का रिजल्ट आ गया है। भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस दोनों पार्टी जो है उन्होंने अपनी जीत के दावे किए थे और मिठाई भी वो बांट रहे हैं। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत ने पंचायत चुनाव को लेकर कहा है कि पंचायत चुनाव में कांग्रेस की बड़ी जीत मिली है और भारतीय जनता पार्टी तीसरे नंबर पर खिसक गई है। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाते हुए कहा कि ब्लॉक प्रमुख और पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में खेल करने के लिए बीजेपी खुशी का इजहार कर रही है और मिठाइयां बांट रही है। इसके साथ ही उन्होंने पंचायत चुनाव में आरक्षण पर कहा कि ये चुनाव के पहले तय हो जाना चाहिए था कि चुनाव के रिजल्ट आ जाने के बाद भारतीय जनता पार्टी उसे एक हथियार के रूप में इस्तेमाल कर रही है। बीजेपी तो अपने कार्यकर्ताओं के टूटते हुए मनोबल को बढ़ाने के लिए और सत्ता के दबाव में ब्लॉक प्रमुखों के चुनाव में और जिला पंचायत अध्यक्षों के चुनाव में खेल करने के लिए मिठाई बांट रही है। उनके पास वो तो तीसरे नंबर पर हैं। जो समाचार भी लगवाए जा रहे हैं वो सब प्रायोजित हैं। तीसरे नंबर पर है, आप देख लीजिए कहीं। और उनकी स्थिति क्या है वो केवल इस बात से समझा जा सकता है। आप देहरादून देख लीजिए, क्योंकि सारा मीडिया देहरादून में है। आप देहरादून में देख लीजिए उनकी स्थिति क्या है, वो कहाँ पर खड़े हैं। और यहाँ उन्होंने एक नया खेल खेला आरक्षण का। तो आरक्षण एक एक अधिकार है लोगों का जो संविधान ने दिया हो। और वर्षों के ये आरक्षण होना चाहिए था, चुनाव से पहले होना चाहिए था। बिल्कुल चुनाव से पहले होना चाहिए था। आप चुनाव के नतीजे आ गए, जब सब नतीजे आ गए उसके बाद आप उसको हथियार के तौर पर इस्तेमाल कर रहे हैं। अरे उस संविधान द्वारा दिया गया एक सम्मान, एक अधिकार है। उस अधिकार को तुम हथियार के तौर पर अपने विरोधियों के खिलाफ इस्तेमाल करोगे। सत्ता के लोग जो है यहाँ स्वस्थ तौर पर हमारे उम्मीदवार को, अभिषेक को रोकने के लिए ये सारा षड्यंत्र किया गया है। लेकिन फिर भी उनको हार का मुंह देखना पड़ेगा। आप देखिएगा जिला पंचायत के चुनाव में और कांग्रेस के लोग सब
उत्तराखंड त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव में डबल वोटर विवाद अब संवैधानिक टकराव की ओर बढ़ता नजर आ रहा है। इस मामले में हाई कोर्ट में याचिका दाखिल करने वाले शक्ति बर्तवाल ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि हाई कोर्ट की मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने 11 जुलाई को आदेश दिया था कि जिन्हें चुनाव लड़ने से रोका जाए। शक्ति बर्तवाल का आरोप है कि अदालत के आदेश के बावजूद राज्य निर्वाचन आयोग ने 6 जुलाई के अपने पुराने पत्र को रद्द नहीं किया। कोर्ट ने इस पत्र पर रोक लगाई थी, लेकिन आयोग ने आदेश की अनुपालना नहीं की, जिससे कि कई ऐसे प्रत्याशी भी चुनाव लड़ गए जिनके नाम 2 जगह पर दर्ज है। उन्होंने बताया कि अब उन्होंने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका दाखिल कर दी है और इस याचिका में सिर्फ निर्वाचन आयोग ही नहीं बल्कि संबंधित जिलाधिकारियों, रिटर्निंग अधिकारियों और सहायक निर्वाचन अधिकारियों को भी पक्षकार बनाया गया है। शक्ति बर्तवाल का कहना है कि ये सीधे सीधे न्यायपालिका की अवहेलना और संविधान की अवमानना है। उनका कहना है कि 14 जुलाई को आयोग की पुनर्विचार याचिका खारिज हो चुकी है, इसलिए अब आयोग के पास कोर्ट के 11 जुलाई के आदेश का पालन करने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा। वहीं इस मामले पर भारतीय जनता पार्टी की प्रतिक्रिया भी सामने आई है। दर्जाधारी राज्य मंत्री ज्योति प्रसाद गैरोला ने कहा है कि ये विषय फिलहाल न्यायालय के अधीन है, इसीलिए अंतिम निर्णय अदालत ही लेगी। उन्होंने कहा कि पंचायती व्यवस्था को जानने वाले लोग अपनी अपनी समझ से इसे देख रहे हैं और पक्षकार भी अपने अपने तरीके से पक्ष रख रहे हैं। गैरोला ने कहा कि उन्हें नहीं लगता है कि इस मामले में कोई बहुत बड़ी जटिलता है। देखिए, माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमारे 11 जुलाई को एक फैसला आया था और जिस फैसले में माननीय हाईकोर्ट की डबल बेंच ने, मुख्य न्यायाधीश की बेंच ने एक साफ कहा था कि एक से अधिक स्थानों पर जो मतदाता सूची में जिनके नाम है, ऐसे प्रत्याशियों की स्क्रूटनी की जाए और वो चुनाव में प्रतिभाग नहीं कर सकते। चूंकि पंचायती राज एक्ट साफ साफ ये कहता है कि एक समय में एक ही जगह पंजीकरण की व्यवस्था है। इसके बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग की लापरवाही से, राज्य निर्वाचन आयोग को माननीय हाईकोर्ट के डायरेक्शन के बावजूद भी राज्य निर्वाचन आयोग ने अपने 6 जुलाई के उस पत्र को खारिज नहीं किया, जिस पत्र पर माननीय हाईकोर्ट ने स्थगन आदेश पारित किया था, जिसके संबंध में वर्तमान में ऐसे कई प्रत्याशियों का अब चयन हो चुका है जो एक से अधिक मतदाता सूची में जिनका नाम है। हमने माननीय हाईकोर्ट में एक अवमानना याचिका दाखिल कर दी है और माननीय हाईकोर्ट के समक्ष हमने ये कहा है कि जो 11 जुलाई का फैसला था, उस फैसले की कंप्लायंस आज तिथि तक माननीय राज्य निर्वाचन आयोग ने नहीं की है। यानी कि सीधे सीधे तरीके से दो संवैधानिक संस्थाओं का एक टकराव है। एक माननीय हाईकोर्ट का एक वो फैसला जो संवैधानिक रूप से और पंचायती राज एक्ट के तहत दिया गया निर्णय है, उस निर्णय को राज्य निर्वाचन आयोग का न मानना सीधे सीधे ये दर्शाता है कि संवैधानिक संकट राज्य में है। सिर्फ और सिर्फ इस वजह से फैसला न मानना कि संख्या प्रत्याशियों की अधिक हो सकती है, ये सैद्धांतिक रूप से और न्यायिक तंत्र की अवहेलना है, क्योंकि संविधान इस बात की इजाजत नहीं देता है कि किसी गलत कृत्य के लिए एक प्रक्रिया अगर बाधित होती है तो उस प्रक्रिया को बाधित किया जा सकता है, लेकिन संविधान सर्वोपरि है, न्याय सिद्धांत सर्वोपरि है। हमने पुनर्विचार याचिका जब राज्य निर्वाचन आयोग की खारिज हो गई थी 14 जुलाई को, उसी दिन राज्य निर्वाचन आयोग के पास सारे विकल्प खत्म हो गए थे। राज्य निर्वाचन आयोग के पास न तो अब पुनर्विचार याचिका का विकल्प बचा हुआ है और न ही डबल बेंच का फैसला बचा हुआ है, क्योंकि राज्य निर्वाचन आयोग के पास एक और एक मात्र जो डिसीजन अब करना है वो 11 जुलाई को जो फैसला माननीय हाईकोर्ट ने किया था, उस फैसले को लागू करवाना था, जिसे लागू कराने में राज्य निर्वाचन आयोग विफल रहा है। अवमानना याचिका में हम चले गए हैं, न सिर्फ राज्य निर्वाचन आयोग को पार्टी बनाया है, संबंधित जिला अधिकारी, रिटर्निंग अधिकारी और सहायक निर्वाचन अधिकारी को भी पार्टी बनाया है कि कैसे संवैधानिक प्रक्रियाओं का मजाक उड़ाया जा रहा है। इसको कंटेम्प में हम लेकर आ रहे हैं। नहीं, देखिए, सारा विषय न्यायालय के अधीन है, माननीय कोर्ट के अधीन है और पंचायत एक्ट को जानने और समझने वाले इसकी अपने अपने हिसाब से इसकी व्याख्या कर रहे हैं। कानून के पक्षकार जो है इसकी अपने अपने हिसाब से व्याख्या कर रहे हैं। मुझे लगता है कि कोई बहुत बड़ी। प्रदेश में मानसून का दौर चल रहा है। जगह जगह पर पानी भरने, नालियों के चोक होने सहित अन्य कई समस्याएं देखने को मिल रही हैं। कांग्रेस महामंत्री नवीन जोशी ने पूरे मामले पर राज्य सरकार पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि आज राज्य में ट्रिपल इंजन की सरकार है,
सरकार के विधायक खुद कई बार विभिन्न समस्याओं को लेकर सवाल खड़े कर चुके हैं, लेकिन ना तो नगर निगम और ना ही सरकार इस ओर ध्यान दे रही है। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम में अलग अलग जगहों पर सड़कों पर पानी भर रहा है, डेंगू का प्रकोप देखने को मिल रहा है, नालियों की सफाइयां ना होने से नालियां चौक हो रही हैं और ऐसे में सरकार को जवाब देना चाहिए कि आखिरकार मानसून को लेकर उनकी क्या तैयारियां हैं। ये तो धरातल में कहीं भी नहीं दिख रहा है। बरसात का सीजन चल रहा है, जगह जगह जल भराव हो रहा है। इनके विधायक हैं खजान दास जी, उन्होंने स्पष्ट रूप से आरोप लगाया है कि मैं अधिकारियों को कई बार बोल चुका हूँ, मैं अधिकारियों को प्यार से समझा चुका हूँ, डांट के समझा चुका हूँ, लेकिन कोई सुनने को तैयार नहीं है। अगर इस सरकार में सत्ताधारी पक्ष के विधायक का बात नहीं सुनी जा रही है तो आम आदमी की बात को क्या सुना जाएगा। आज बरसात के सीजन में सारे नाले चौक हैं, कूड़े का पूरा ढेर लगा पड़ा है, डेंगू का सीजन चल रहा, उसकी रोकथाम की सरकार ने कोई व्यवस्था नहीं करी। नगर निगम ट्रिपल इंजन की सरकार हो गई इनकी, केंद्र में भी, राज्य में भी और देहरादून महानगर में भी। तो ये सरकार पूरी तरह से फेल है। इनको जो बरसात से पहले जो रणनीति बनानी चाहिए थी, मॉनिटरिंग करनी चाहिए थी कि हमारी क्या योजनाएं होंगी, इसमें इन्होंने कोई भी विचार विमर्श नहीं किया। आज पूरा देहरादून जलमय हो चुका है, हर जगह पानी भर रहा है, लोगों के घरों में पानी भर चुका है, कूड़े की गाड़ियां कई दिनों तक नहीं आ रही हैं, लोगों के घरों के सामने भी कूड़े के ढेर लग चुके हैं। लेकिन नगर निगम प्रशासन पूरी तरह से सोया है, ये अपने वादे बिल्कुल धरातल पर नहीं कर पा रहे हैं, जिसका खामियाजा यहाँ की जनता को भुगतना पड़ रहा। यहाँ के ट्रिपल इंजन रुद्रपुर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित करने की दिशा में एक और महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। महापौर विकास शर्मा के अथक प्रयासों से ट्रांजिट कैंप क्षेत्र को बड़ी सौगात मिली है। शासन ने दुर्गा पूजा मैदान को भव्य रूप से विकसित कर देवभूमि रजत जयंती पार्क के रूप में परिवर्तित करने के लिए लगभग 1 करोड़ 60 लाख रुपए की योजना को स्वीकृति प्रदान की है। और गौरतलब है कि ट्रांजिट कैंप स्थित दुर्गा पूजा मैदान विगत कई वर्षों से उपेक्षित अवस्था में पड़ा था। वहीं स्थानीय निवासियों की लंबे समय से मांग थी कि मैदान का पुनर्विकास कर इसे उपयोगी रूप दिया जाए। महापौर विकास शर्मा ने चुनाव प्रचार के दौरान इस मैदान के कायाकल्प का वादा किया था, जिसे अब वो अमली जामा पहनाने जा रहे हैं। इसकी इन सब नेताओं की मांग थी कि ट्रांजिट कैंप को भी अच्छा बनाया जाए। जैसे 5.5 करोड़ रुपए हमने गांधी पार्क के लिए दिए, तो यहाँ भी कुछ अच्छा होना चाहिए। तो आपको जानकर खुशी होगी कि नेताजी सुभाष जो पार्क है, जिसमें दुर्गा माँ की पूजा भी होती है, और वहाँ पे हमें 1 करोड़ 59,24,000 रुपए का बजट मिला है। मैं माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जी का आभार व्यक्त करता हूं कि मुझे लगता है कि ट्रांजिट कैंप के अंदर इतना बड़ा अमाउंट, वो भी एक पार्क के लिए, ये पहली बार मिला है। और इतना बड़ा ये पार्क है, ये हम ट्रांजिट कैंप की जनता को समर्पित करेंगे। और जिस दिन हमारा राज्य का स्थापना दिवस होगा 9 नवंबर को, उस दिन ये पार्क बनकर तैयार हो जाएगा। इसकी टाइमलाइन तय है और इसका बहुत जल्दी हम लोग टेंडर करेंगे। और इसके अंदर हम लोग वहाँ जहाँ दुर्गा मंदिर पंडाल है, मंदिर को भी सजाएंगे। वहाँ पर हम लोग वॉकिंग ट्रैक बनाएंगे, वहाँ पर अपनी बहनों के लिए ओपन जिम बनाएंगे, बच्चों के लिए किड जोन बनाएंगे, बुजुर्गों के लिए स्थान बनाएंगे। और इसके साथ ही उसके अंदर हमारा जो सरकार की तरफ से ATM लगाने के लिए और उसके अंदर समूह के लिए भी कुछ ना कुछ कियोस्क बनाने का भी प्लान है, ताकि वहाँ उससे आय भी बनी रहे और भविष्य में भी वो पार्क मेंटेन रहे। उसे रजत जयंती पार्क के नाम से जाना जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से पार्क रहेगा, उसके आगे रजत जयंती पार्क और जुड़ जाएगा। नेताजी सुभाष चंद्र बोस रजत जयंती पार्क। STF ने साइबर धोखाधड़ी करने वाले एक अंतर्राष्ट्रीय गिरोह का भांडाफोड़ किया है। टीम ने गिरोह के मास्टरमाइंड को भिलाई, छत्तीसगढ़ से गिरफ्तार किया है। साल 2024 में सेना से रिटायर्ड सूबेदार मेजर के साथ 34,17,000 रुपए की धोखाधड़ी की गई थी। साथ ही गिरोह का मास्टरमाइंड 10 साल दुबई में रहकर आया है। आरोपी ने अपने फेसबुक ईमेल आईडी भी दुबई में ही क्रिएट की थी और बैंक खाते, ईमेल आईडी फिलीपींस में ऑपरेट हो रही थी और साथ ही साथ पीड़ित से ठगी का पैसा आरोपी के बैंक खाते में आकर दुबई में निकाला गया। आरोपी के संबंधित बैंक खातों में मात्र
एक महीने में करीब 3.46 करोड़ से अधिक का लेन देन हुआ है। बता दें कि साल 2024 में जॉली ग्रांट भनियावाला देहरादून निवासी एक सेना चिकित्सा कोर में सूबेदार मेजर के पद से रिटायर्ड ने साइबर क्राइम पुलिस स्टेशन देहरादून में शिकायत दर्ज करवाई थी कि फेसबुक में ट्रेडिंग का एक ऐप देखा है और वो ऐप डाउनलोड कर लिया और उस ऐप के माध्यम से पीड़ित अपोलो एकेडमी ग्रुप में शामिल हो गया, जो कि एक फॉरेन इन्वेस्टर्स कंपनी के नाम से था। हर साल की तरह इस बार भी आचार्य बालकृष्ण के जन्मोत्सव पर पतंजलि हरिद्वार में आचार्य बालकृष्ण के जन्मदिवस को जड़ी बूटी महोत्सव के रूप में मनाया गया है। स्वामी रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने पतंजलि फेज 2 की योगशाला में यज्ञ और हवन कर वैदिक अनुष्ठान किया। कार्यक्रम में जड़ी बूटी की महत्वता के बारे में बताया गया और औषधीय पौधों के संरक्षण और प्रचार का संकल्प लिया गया। इस अवसर पर रक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया, जिसमें कि बड़े संख्या में पतंजलि कार्यकर्ताओं ने बढ़ चढ़कर रक्तदान किया। वहीं विकासनगर में जन संघर्ष मोर्चा के अध्यक्ष रघुनाथ सिंह नेगी ने पत्रकारों से वार्ता करते हुए कहा कि विधानसभा अध्यक्ष ऋतु भूषण खंडूरी द्वारा खानपुर से निर्दलीय विधायक उमेश कुमार का दल बदल मामले में बचाव करना या संरक्षण देना किसी आपराधिक षड्यंत्र से कम नहीं है। ऐसा विधायक जिसके खिलाफ लगभग 30 मुकदमे भिन्न भिन्न प्रदेशों यथा उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, झारखंड और पश्चिम बंगाल में संगीन अपराधों यथा यौन शोषण, ब्लैकमेलिंग, षड्यंत्र, बलपूर्वक भूमि हड़पने, जालसाजी आदि के तहत दर्ज हुए हों, जिनमें से कई मुकदमे प्रदेश को शर्मसार करने के लिए बहुत है। ऐसे व्यक्ति को संरक्षण देकर विधानसभा अध्यक्ष प्रदेश की जनता को धोखा दे रही हैं और प्रदेश को शर्मसार कर रही हैं। उन्होंने इस कृत्य के लिए विधानसभा अध्यक्ष के इस्तीफे की मांग की है। ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर तिलनी के पास चमोली के अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी की कार ने बाइक को टक्कर मार दी, जिससे एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया और दूसरे को भी चोटें आई हैं। गंभीर युवक हार्ट सेंटर रेफर किया गया, श्रीनगर में इसे रेफर किया गया, जबकि दूसरे का जिला अस्पताल में उपचार चल रहा है। टक्कर के बाद कार में आग लग गई और इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पानी डालकर आग को बुझाया गया और डॉक्टर को हिरासत में लिया गया। डॉक्टर की पहचान डॉक्टर शाह हुसैन के रूप में की गई है। के आसपास एक जो चौपहिया वाहन था जो चमोली की तरफ से आ रहा था, तो वो उसका एक्सीडेंट एक मोटरसाइकिल से हुआ है, जिसमें दोनों युवक जो हैं वो भी घायल अवस्था में अस्पताल को त्याग में लाए गए हैं इलाज के लिए, जिनका इलाज चल रहा है। ये गाड़ी का भी पता किया जा रहा है कि फोर व्हीलर क्या इसका नंबर वगैरह क्या है, लेकिन ये था चौपहिया वाहन और जो दूसरा वाहन था वो मोटरसाइकिल थी। मोटरसाइकिल वाले कैसे हैं? ये अभी एक तो अभी कहते हैं युवक जो है वो ठीक है, अभी उसका इलाज चल रहा है, लेकिन जो दूसरा युवक है वो अभी गंभीर अवस्था में है, उसे श्रीनगर बेस अस्पताल रेफर किया गया है। नगर निगम देहरादून ने बरसात के कारण छोटे बड़े नालों में जमा कचरे की सफाई करने में जुट गया है। अपर जिलाधिकारी के मिश्रा ने बताया कि निगम ने बड़े नालों की सफाई के लिए जेसीबी मशीन और छोटे नालों की सफाई के लिए सफाई कर्मचारियों को लगाया गया है, जो नालियों में जमा कचरे की सफाई में जुटे हैं। सफाई के दौरान जो कचरा निकल रहा है उसको एकत्रित करके डंपिंग ग्राउंड ले जाया जा रहा है, ताकि नदी नालों में जल भराव की समस्या ना हो। बारिश के कारण कूड़ा कचरा बहकर निगम के छोटे बड़े नालों में जगह जगह जमा हो गया। नगर निगम के कर्मचारी अब नालों में फंसे कचरे की सफाई में लगे हैं। निगम के कर्मियों ने पटेल नगर, पथरी बाग आदि क्षेत्रों में विशेष सफाई अभियान चलाया और इस दौरान नाले में फंसा कचरा निकालकर डंपिंग जोन में डिस्पोज किया गया है और नगर निगम का सफाई अभियान जारी है। ठीक है, तो खबर उत्तराखंड में इतना ही। दीजिए इजाजत, नमस्कार। ठीक है, मिला देना मुझे।
इस